हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं आधुनिक भारत के घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ को लेकर आई हूँ। इसी क्रम में हमारा 4 टॉपिक हो गया है। आज हमारा 5वां टॉपिक है। आज हमारे टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, देख लेते हैं दोस्तों, फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का बेहतर विकास नहीं हो पाया था। उद्योगों का बेहतर विकास नहीं हो सका था क्योंकि धनिक वर्ग जो था भू संपत्ति में निवेश ज़्यादा कर रहा था। 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी, मालगुजारी और बिस्फिरारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% भाग में था। यह स्थायी बंदोबस्त का जो होता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले क्षेत्र में। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत में भू राजस्व वसूली की एक अन्य व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। उसके बाद इसे मद्रास, बॉम्बे, असम और पूर्व आधुनिक कर्नाटक क्षेत्रों में लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना हक और कब्जादारी का अधिकार दे दिया गया और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे उनसे व्यक्तिगत रूप से या स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। मतलब सीधे रैयतों से ही उनको भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था और उन्हीं से ही डायरेक्ट कर वसूला जाता था। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% था। इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में जो था कि कृषक के साथ नहीं बल्कि एक प्रत्येक गांव या महाल गांव या गाँव के समूह के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह पूरे गांव या महाल की सामूहिक संपत्ति बन जाती थी। अतः पूरा गांव या महाल सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के आदि के कुछ राज्यों में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत कुछ ब्रिटिश क्षेत्र का 30% था। तो दोस्तों अभी हम लोग देख के आते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश भू राजस्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्र 51% जो है रैयतवाड़ी में आता है, 19% अस्थायी बंदोबस्त में आता है और 30% जो हिस्सा था वो आता है महालवाड़ी के अंतर्गत। औपनिवेशिक शासन में भारत के गृह शुल्कों से तात्पर्य औपनिवेशिक शासन में भारत के सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव द्वारा भारत की ओर से किया गया व्यय था। इंग्लैंड में जो भारत सचिव था उनके जो खर्च जो जाते थे वो भारत सरकार की ओर से जाते थे। इनमें शामिल था भारत सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। भारत में सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई जो पूंजी था उसका ब्याज। भारत को आपूर्ति की गई सैन्य व अन्य सामग्री। भारत के कार्य इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिकों के सैनिक शुल्क। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, अन्य नाम भारत सचिव या भारत सचिव और भारत मंत्री था, का वेतन तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले पेंशन भत्ते। ब्रिटिश काल में इम्पीरियम प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यात पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों, पैम्पलेटों, पेपर्स, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दी वांट्स एंड मीम्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली ब्रिटिश रूल की प्रस्तावना में मत प्रकट किया था कि भारत के कुल राजस्व का आधा हिस्सा जो वर्तमान 44 मिलियन स्टर्लिंग है, प्रतिवर्ष भारत से बाहर जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर धन बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन के बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास में वे भारत में आंग्ल सत्ता को बने रहने में ही संभव है मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के धन निकासी या धन अपवाद सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 तक का इनका कार्यकाल था। 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुखों दर्दों का प्रचार करना था। और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में औपनिवेशिक शासन में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस एक संगठन थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सही थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाने वाली निधि, ये भी सही। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, नहीं ये नहीं है, एक और दो सही है दोस्तों। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड में स्थित भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तथा भारत की ओर से राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय इसमें शामिल थे। भारतीय सार्वजनिक रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को आपूर्ति की गई सैन्य व अन्य सामग्रियां, भारत के कार्य इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव का वेतन, भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते, पेंशन, भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। जो ब्रिटिश सामान आते थे उस पर बहुत एकदम मिनिमम आयात शुल्क लगाते थे, लेकिन जो भारत से सामान जाते थे निर्यात के लिए उन पर ज़्यादा निर्यात शुल्क लगाया जाता है। ब्रिटिश काल में इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग जो है ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों से किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दी गई। ब्रिटिश शासन के दौरान जो धनिक वर्ग थे भू संपत्तियों में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों में बेहतर विकास नहीं हो पाया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्णी पदार्थ या स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थी? तो ये थे कपास, रेशम, सोना और अफीम। प्रश्नानुसार 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख वस्तुएं थी कपास, रेशम, सोना एवं अफीम। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ज्ञातव्य है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लगाया वो किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे इस्तेमारी, चिरस्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी या विश्वद्वारी आदि भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की वाराणसी में थी। इसके अंतर्गत समुचे विस्तृत का 19% हिस्सा था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था और जिससे भूमि के लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी को और 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? कॉर्नवालिस के समय। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1993 में। 1993 में कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक को समानता इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है?
तो इसका रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति अधिक सशक्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना था, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना था। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सुदृढ़ सशक्त थी नहीं। रैयतवाड़ी 51% क्षेत्र में था और जमींदारी 19% क्षेत्र में था। इसमें से कोई नहीं सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। डी 1993 के कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली में जमींदारी का भूमि का वास्तविक अधिकार स्वीकृत किया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 हिस्सा सरकार को देते रहे। लेकिन जमींदार का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि चारागाह प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था कि जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, वो अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था तथा शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाजुला कर काश्तकारी पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस कारण बहुत से मामले में पट्टे जारी नहीं किए गए। इसी के फलस्वरूप 1859 में बंगाल रेंट अधिनियम द बंगाल रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार के सीमांत स्थल क्षेत्रों के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 23 मार्च 93 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 था दोस्तों। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई प्रावधान प्रदान किए। 19वीं शताब्दी आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। इस समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भू मालिक, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंध है? तो ये कर्नल रीड और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, 2 और 3। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक नई प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड और मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्रों में रैयतवाड़ी लागू की थी और 1820 में मद्रास के गवर्नर जनरल बनने पर थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। ये संपूर्ण ब्रिटिश का 51% क्षेत्र में था। मद्रास, बॉम्बे, असम और कर्नाटक के आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से संधि या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 के बाद जी विगेट और H.E. गोल्डस्मिथ ने इस व्यवस्था में सुधार किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी तो मद्रास में। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हुई थी। तो रैयतवाड़ी मद्रास में और ये बंगाल में। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है रैयतवाड़ी से। मद्रास की रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित था? तो मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा।
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, और असम था, असम और पूर्व। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, बारामूला, तमिलनाडु के बारामूला जिले में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी। तमिलनाडु के बारामूला जिले में थी। इसके बाद मद्रास, बॉम्बे, असम और पूर्व में थी। भू राजस्व के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत दोनों शामिल है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, भी सही है। कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, तीनों सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरफ बड़े बड़े भूखंड और जमींदारों के अभाव में वहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसानों और सरकारों के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये रैयतवाड़ी प्रथा के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था तथा सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये थॉमस मुनरो ने कहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर ड्रीक थे। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक अधिकार दिया जाता था। इस व्यवस्था के संबंध में थॉमस मुनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक कथन को एक और दूसरे को आर कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, सही है। इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए, दोनों सही हैं। और व्याख्या भी कर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बॉम्बे, मद्रास, असम और कुर्ग आदि कर्नाटक के एक भाग लागू था। इस मालवाड़ी पद्धति के तहत संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत 30% क्षेत्र था। अतः स्पष्ट है कि इससे किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। कथनों कार दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में भूमि धारक भू राजस्व विकल्प प्रणाली बनाम क्षेत्र सही सुमेलित है? तो रैयतवाड़ी जो है सही नहीं है, तो रैयतवाड़ी मद्रास स्थायी बंदोबस्त बंगाल से, मालवाड़ी उत्तर पश्चिमी सीमा पर सही, तालुकाधारी बम्बई नहीं है। बम्बई प्रेसिडेंसी मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तालुकाधारी शब्द यहाँ विशिष्ट राजस्व प्रणाली के रूप में नहीं अपनाया गया, इसलिए विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। नहीं, छूट कुछ नहीं दी गई थी इन लोगों को। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य के राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था, उसकी जिम्मेदारी हटा दी जाती थी। ये सही है। राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत व्यक्तिगत किसान सीधे सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे और किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। फसल खराब या प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व भुगतान में कोई स्पष्ट छूट या लगान से मुक्त प्रदान नहीं की गई है, बल्कि कभी कभी कुछ राहत प्रदान की जाती थी, उसका लगान थोड़ा घटा दिया जाता था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1973 में लागू हुआ था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का मालिक या स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य की भू राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन जमींदार एक नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य का राजस्व भुगतान करने में विफल रहता था तो उसकी जिम्मेदारी
जमींदारी सरकार द्वारा लेकर नीलाम कर दी जाती थी, जिस उसके अधिकार के नए मालिक को हस्तांतरित हो जाती थी। चूँकि प्रश्न 1 में कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह की बात की गई है तो है, जबकि कथन 1 रायतवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात कर रहा है, जिसका संघ कॉर्नवालिस से नहीं है। संभवतः इस संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। हालांकि इस कथन की सत्यता को आधार बनाया जाए तो विकल्प भी सही होगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 50 लाख रुपए या 5 लाख पाउंड की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। असम कंपनी इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की थी? तो महलवारी बंदोबस्त शुरुआत थी हॉल्ट मैकेंजी ने। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है कि भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवारी की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रांत और पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र आता था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी या रैयतवाड़ी दोनों महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तो शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसकी जगह बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा कूट सही उत्तर दीजिए। जजमानी तमिलनाडु, जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मीरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। 1-3-4-2 जजमानी उत्तर भारत में था, बाराबलूट महाराष्ट्र, मीरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना पर खर्च किया जाता था? तो सैन्य बल पे 40% खर्च किया जाता था। इस प्रश्न का उत्तर विवादित है, क्योंकि प्रश्न भारत में सैन्य व्यय को ब्रिटिश शासन की कालावधि को ध्यान में रखकर नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रश्न के अनुसार संपूर्ण ब्रिटिश काल के सैन्य व्यय का प्रतिशत पूछा गया है। B.R. टॉमलिंसन की पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द राज 1914 से 47 और 1919 से 1940 तक भारत में ब्रिटिश सैन्य व्यय का प्रतिशत दिया गया था, जो इस प्रकार था: 1919 से 1920 तक 65%, 1924 से 25 तक 45%, 29 से 30 तक 44%, 34 से 35 तक 40% और 39 से 40 तक 40% की अवधि। इस औसत अवधि निकालने पर यह 45 से 47 के बीच आता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो इससे क्या है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा कई भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, और जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह के राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य था कि धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतर था। इसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इस अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेख और पुस्तकों पैम्फलेट, पेपर्स, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा द द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किसने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो दिए गए कोटों से उत्तर दीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। व्यापार संतुलन अनुकूल था और धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफल निर्यात था। अप्रतिफल निर्यात है तो सही है। व्यापार संतुलन अनुकूल था। ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या है। पढ़ लेते हैं दोस्तों।
बहिर्गमन अथवा राष्ट्रवादी परिभाषा से तात्पर्य धन की संपत्ति अथवा माल का इंग्लैंड में हस्तांतर था। इसके बदले भारत को उसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी धन के निष्कासन के स्रोत थे। व्यापारी के अधिकार से प्राप्त लाभ कंपनी के कर्मचारियों, वेतन, पेंशन, कंपनी के निवेश को दिए गए लाभांश आदि में खर्च हो जाता था। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण या पूंजी निवेश के रूप में आता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश के विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया और 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक साधनों में लगाए गए हैं जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग, कोयला और सोना एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा, वित्तीय निगम, जो अंग्रेजी उद्योगों के अनुपूरक हैं, और इनमें औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन या धन के निष्कासन को अनिष्ट इविल्स फॉर ऑल इविल्स की संज्ञा दी। इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक रहा है? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम, आर.सी. दत्त, तीनों लोग। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था: दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और CICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा और इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलुओं को गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्साह सिद्धांत ट्रेंड थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये थे सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास में व भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। वे दादा भाई नौरोजी को उत्साह सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसके लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ये 1901 में लंदन के स्वान सोनेशाइन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित? दादा भाई नौरोजी। स्वान सोनेशाइन एंड कंपनी द्वारा इसमें प्रकाशित किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 में 1865 में WC बनर्जी, मनोहर घोष, फिरोज समेत आदि के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। 1892 में लिबरल पार्टी उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन तथा धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल से चुना था? तो उदारवादी दल से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अनुद्योगीकरण के साथ में के कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। तो दोनों सही है। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार और एकाधिकार को समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई और यह ब्रिटेन से हुई औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सर्वाधिक
प्रभावी दिन थी। उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत के आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के व्याख्या और भारतीयों को आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सामाजिक बुराई के निवारण करने की आवश्यकता सर्वोपरि है। इसमें से केवल एक ही सही है दोस्तों, केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें अपनी इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी दी थी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। कार्ल मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। मार्क्स ने अपने रचनाओं में लिखा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक संरचना को नष्ट कर दिया है। मार्क्स का मानना था कि ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारतीय किसानों और दस्तकारों का शोषण किया है और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को खत्म किया है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया था। इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष पर प्रभावी। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। मीरासीदार राज्य का नाम राजस्वदाता होता था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औरंग फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता है। ज्ञातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता था। बेनियान प्रारंभिक वाणिज्यिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनियों और भारतीय कारोबारियों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। मीरासी शब्द अरबी है जिसका उत्तराधिकारी होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मीरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया था। आमतौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का जो था वाणिज्यीकरण हो गया। नील की खेती प्रारंभ हो गई थी दोस्तों। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता है। जिस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान विभिन्न फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबड़, काफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव का सही व्याख्या कर रहा है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग का नष्ट हो गया। यही है दोस्तों, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग का पूरा प्रभाव पड़ा। इस युग का भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहा जाता है। इसकी अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी हैं। भारत पर मुक्त व्यापार नीति का लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी या कर लगाना, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना तथा रेल मार्गों का निर्माण की दिशा का प्रयास करना, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना, इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खादी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया और जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।